लालची बेटों को पिता ने अच्छा सबक सिखाया। बेटा, तेरे पापा को आजकल बहुत तकलीफ रहने लगी है। दमे के कारण सांस फूल जाता है। एक बार शहर के पास डॉक्टर को दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। रुक्मणी जी ने अपने बड़े बेटे अमित को फोन पर कहा। माँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ डॉक्टर को दिखाना इतना आसान नहीं है। घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस वक्त ऑफिस में काम भी बहुत है, आने जाने का खर्चा और झंझट अलग से। मेरा काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है, पैसे की भी बहुत परेशानी है। फिर मानो एक बार दिखा भी दिया तो बार बार दवा लेने और चेकअप करवाने के लिए लाते रहो। मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही बोल रहा हूँ। आप सुनील को क्यों नहीं बोलते? उसका तो अपना बिजनेस है। एक दो दिन का समय निकालकर पापा को दिखा देगा। अमित ने अपने छोटे भाई पर बात टालते हुए कहा। रुक्मणी जी ने बेटे की बात सुनकर चुप रह गई और फोन रख दिया। अमित सोचने लगा, अच्छा है मेरा पीछा छूटा, फालतू में यहाँ आ जाते और हमारा खर्चा बढ़ जाता। दोनों को भी चैन नहीं है। इधर रुक्मणी जी सोच रही थी, क्या सचमुच बड़े बेटे को हमारी चिंता है या वो अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहा है। एक आशा भरी निगाहों से रुक्मणी जी ने एक बार फिर फोन की ओर देखा और अपने छोटे बेटे सुनील के पास फोन मिला दिया। काफी देर घंटी बजने के बाद सुनील ने फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसा है तू? और बच्चे और बहू मजे में तो है ना? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। अभी काम का टाइम है तो आप जल्दी बताओ, कुछ काम है क्या? सुनील रूखे स्वर में बोला। बेटा, वो तेरे पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। दमा बहुत परेशान कर रहा है इन दिनों में। मैं सोच रही थी एक बार शहर में डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो अच्छा रहता। माँ, आपको तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। शहर में कौन से अलग डॉक्टर बसते हैं, आपको पता भी है यहाँ कितना प्रदूषण है। यहाँ की धूल मिट्टी में पापा की तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे, बुढ़ापे में तो बीमारी लगी ही रहती है। चैन से जहाँ रह रहे हैं वहीं रहो। गांव जैसा माहौल इस शहर में कहाँ मिलेगा? बेटे का दो टूक जवाब सुनकर रुक्मणी जी चुप रह गईं। उनके पास उनके पति अरविंद जी भी फोन पर हुई बातें सुन रहे थे। रुक्मणी जी भी यही सोच रही थी कि बच्चों की कुछ मजबूरी होगी, तभी ऐसा बोल रहे होंगे। पति की आंखों में बेटों के प्रति हताशा देखकर रुक्मणी जी ने बात संभालते हुए कहा, जी वो ठीक ही तो बोल रहा है। वहाँ शहर में रखा ही क्या है, बेचारे जब यहाँ आते हैं तो देखते नहीं कितने कमजोर लगते हैं। वो हमारे बारे में सोचकर ही बोल रहे होंगे। पत्नी की बात सुनकर अरविंद जी लंबी आह भरते हुए बोले, काश हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारे बच्चों को हमारे बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। उस वक्त तो बस हमें यही सोच रहती थी कि किसी तरह बच्चे पढ़ लिख लें। जब पढ़ लिख लिए तो उनके कारोबार के लिए जमीन तक बेच दी। रह गया तो बस ये 2 कमरों का छोटा सा मकान। चलो छोड़ो, आप खड़े हो जाओ, अभी पास वाले वैद्य जी के पास दिखा लाती हूँ। रुक्मणी, तुम परेशान मत हो, थोड़ा गरम काढ़ा पी लूंगा तो आराम आ जाएगा। बस तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज इतनी तकलीफ भोग रहे हो। बड़ा डॉक्टर ना सही, जो है कम से कम उसकी दवा तो ले लिया करो। इस बार रुक्मणी नाराज होते हुए पति से बोली। कुछ दिनों बाद अचानक से दोनों बेटे और उनका परिवार गांव आ गया। उन्हें देखकर अरविंद जी और रुक्मणी जी खुश तो थे, लेकिन अरविंद जी के मन में ढेरों सवाल भी उठ रहे थे। कुछ देर तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सुनील और अमित मुद्दे पर आ गए। अमित बोला, पापा, मैं सोच रहा था आप दोनों की भी उम्र हो गई है, आपको यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। आज वर्षों बाद बेटे के मुंह से ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर
अरविंद जी और रुक्मणी जी हैरान थे। रुक्मणी जी तो भाव होकर चमकती हुई आंखों से अरविंद जी की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, देखा, मैं कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी बहुत चिंता करते हैं। लेकिन अरविंद जी को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सुनील ने भी बड़े भाई की बात में बात मिलाते हुए कहा, हाँ पापा, अब यहाँ रखा ही क्या है, अपने पोते पोतियों के साथ आराम से टाइम पास कीजिए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए। रुक्मणी जी ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन अरविंद जी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। अगले दिन सुनील कुछ कागजात लेकर अरविंद जी के पास आया। पापा, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कैसे कागज हैं बेटा? अरविंद जी ने आश्चर्य से पूछा। पापा, अब आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे तो फिर यहाँ इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हमने सोचा है कि इसे बेचकर इस चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। अरविंद जी बेटे की बात सुनकर सन्न रह गए। संभलते हुए वो बोले, बेटा, मैं सोच कर बताऊंगा। आखिर ये गांव में हमारी आखिरी निशानी है। सुनील ने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे विनती कर रहा हो कि वो पापा को समझाए। रात को रुक्मणी जी ने थोड़ी मनुहार करते हुए कहा, जी, बच्चे ठीक ही तो बोल रहे हैं। अब बच्चों के साथ रहना है तो ये मकान किस काम का? वैसे भी हमारे बाद ये इन बच्चों का ही तो है। हम थोड़े ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। अरविंद जी बिना कुछ बोले लंबी आह भरकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। रुक्मणी जी को याद आया कि सुनील और अमित को उनके हाथ का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए वो हलवा बनाकर बेटों को देने के लिए रसोई में चली गईं। कमरे की तरफ जाते हुए बड़ी बहू के शब्द उनके कानों में पड़े, देखो, मैं अकेले इन दोनों की सेवा करने से रही, तुम ही संभालना अपने माँ बाप को। अरे, तुम समझती क्यों नहीं? मकान बेचकर जो पैसे मेरे हिस्से में आएंगे उससे छत पर 2 कमरे बन जाएंगे। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो कमरा उनके काम आ जाएगा। वैसे भी कौन सा ज्यादा दिन ये हमारे पास रहेंगे। 6 महीने बाद सुनील के घर भेज देंगे। शहर में आसानी से नौकर भी तो नहीं मिलते। माँ घर का सारा काम कर दिया करेगी। तुम भी समझती नहीं हो, अमित बोला। रुक्मणी जी के कदम वहीं जड़ हो गए। हलवे की कटोरी भी बहुत मुश्किल से उनके हाथों से गिरते गिरते बची। भारी कदमों से वो सुनील के कमरे की ओर मुड़ी। वहां से भी आवाजें आ रही थी, तुम्हारे पिता तो सारा दिन खांसते रहते हैं, मैं बच्चों के पास भी नहीं जाने दूंगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि मेरी रसोई में हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। यार, तुम्हारा जो मन करे करना, लेकिन अभी चुप रहो। एक बार प्रॉपर्टी के कागज हाथ में आ जाएं, फिर किसी वृद्धाश्रम में भेज देंगे। एक बार इस मकान का हिस्सा मिल जाए तो कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोचूं। वैसे भी पहले 6 महीने तो ये लोग भैया भाभी के पास ही रहेंगे। सुनील अपनी पत्नी को चुप कराते हुए बोल रहा था। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू छलक गए। जिसे वो बच्चों की अपने प्रति फिक्र समझ रही थी, वो तो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। माता पिता के लिए चिंता तो सिर्फ दिखावा ही था। वो तो उनसे प्रॉपर्टी के कागज हड़पने आए थे। भारी कदमों से वो वापस बरामदे में आकर खटिया पर बैठ गई। अरविंद जी जो अभी तक जाग रहे थे, वापस रुक्मणी जी की और करवट बदल कर बोले, क्या हुआ भगवान, जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही क्या? जी, आप सही कह रहे थे। काश हमने अपने बारे में भी थोड़ा सोचा होता तो आज बच्चों को हमारे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए रुक्मणी जी ने तकिए के नीचे रखे हुए घर के कागजात निकालकर फाड़ दिए। अरविंद जी हर्षप्रश से अपनी पत्नी को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि एक माँ की आंखों पर बंधी पट्टी शायद खुल चुकी है।
सुबह दोनों बेटे अपने पिता के पास जाकर बोले, पिताजी, घर के कागज हमें दे दीजिए, अब आप तो हमारे साथ ही चल रहे हैं शहर में। तभी उनकी माँ ने अपने बेटों के हाथ पर फटे हुए कागज पकड़ा दिए। माँ की आंखों में आंसू थे। दोनों बेटे समझ गए थे कि माँ ने कल रात को हमारी बात सुन ली है। दोनों बेटों ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहे कि गांव का घर उन्हें कभी नहीं मिलेगा। उनके मरने के बाद भी वो घर वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया जाएगा। आज के बाद हमें देखने के लिए गांव आने की जरूरत भी नहीं है। अब दोनों बेटे खींचते हुए वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। बहुओं की बड़बड़ाहट भी चालू थी। और दिखाओ चिंता, ये लोग अकेले रहने के लायक ही हैं। इस उम्र में भी जमीन जायदाद का मोह नहीं छूटता। अरविंद जी और रुक्मणी जी ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं और अपने फैसले पर अटल रहे। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।